नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार द्विवेदी हूँ। मेरा इस बार सिविल सेवा परीक्षा में 74वां स्थान आया है और हिंदी साहित्य में मेरे अंक 344 आए हैं। तो हिंदी साहित्य में 344 अंक आने की वजह से बहुत लोग के प्रश्न आ रहे थे कि कैसे आए, क्या अप्रोच रही, तो उस विषय में मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी साहित्य किसको लेना चाहिए, कितना अच्छा ऑप्शनल है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य लेने में सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, बाकी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ अपने आप डेवलप हो जाती हैं। उन दो चीज़ों में है कि आप हिंदी शुद्ध लिखने में सक्षम हो और आपकी रफ्तार ठीक ठाक हो। रफ्तार ठीक ठाक होने से मतलब है कि आपकी रफ्तार लगभग 150 से 200 शब्द 7 मिनट में लिखने की हो। हालांकि ये दोनों चीज़ें भी लेने के बाद डेवलप की जा सकती हैं, विकसित की जा सकती हैं, परंतु अगर ये दोनों चीज़ें पहले से हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा, मैं हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में बात करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि उस ऑप्शनल का पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि ऑप्शनल आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मैं आईएएस की रैंक तक पहुँच पाया हूँ सिर्फ अपने ऑप्शनल की वजह से। तो निश्चित तौर पर कोई भी ऑप्शनल डिसाइड करने के पहले उसका सिलेबस देखना एकदम लाजमी हो जाता है। तो हिंदी साहित्य का सिलेबस हर ऑप्शनल की तरह 2 पेपर्स में डिवाइडेड है और हर पेपर को 2-2 खंड में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 में पहले खंड में भाषा का इतिहास है और दूसरे खंड में साहित्य का इतिहास है। और पेपर 2 में पहले खंड में पद्य खंड है और दूसरे खंड में गद्य खंड है, जिसमें कुछ कवियों और लेखकों की रचनाओं को बताया गया है और हमें उन्हें पढ़ना होता है और उनसे जुड़े आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करूंगा। पेपर 1 में जो पहला खंड है, भाषा का खंड है, वो बहुत ही वस्तुनिष्ठ खंड है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव खंड है और अधिक से अधिक मार्क्स उसमें लाए जा सकते हैं। मुख्यतः वह खंड समझने पर और मेमोरी बेस्ड है। जितना अच्छा आप याद कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप समझ पाएंगे, उतना अच्छा आप जो है एग्ज़ाम में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उस खंड पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उस खंड को अच्छे से तैयार कर लें। सोर्सेस की बात अभी मैं सेकंड अपने वीडियो में आगे करूँगा। पेपर 1 में ही दूसरा खंड साहित्य इतिहास का खंड है, जो पेपर 2 से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो जो पेपर 1 का जो साहित्य इतिहास वाला खंड है, वो उसकी तैयारी आप पेपर 2 के साथ कर सकते हैं। अब मैं सोर्सेस की बात करूँगा कि कौन कौन से सोर्सेज रेफ़र करने चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज पर अपना ध्यान केंद्रित किया और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की बजाय बार बार उन्हीं सोर्सेज को रिवाइज करने पर ध्यान दिया। तो मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर के यहाँ हिंदी साहित्य की कोचिंग ली थी और उस कोचिंग में जो दृष्टि के नोट्स मिले थे वही मेरी तैयारी का मुख्य आधार रहा। इसके अलावा मैंने जो पेपर 2 में सिलेबस में जो किताबें दी हुई हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उनको ख़रीदा और उनको भी सिलेक्टिव रूप से पढ़ा। हालांकि मैंने पूरा तो किसी भी बहुत सारी किताबों को पूरा मैंने नहीं पढ़ा, चूँकि मेरे पास समय की कमी थी या और भी कई कारण थे, जो भी आप समझ लें, परंतु पूरी किताबों को पूरा पढ़ना की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। जैसा मैंने बताया कि मेरे तैयारी का स्रोत दृष्टि के नोट्स ही रहे मुख्यतः, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वो रहे। अब आता है सोर्सेस के बाद हम बात करेंगे पेपर की दृष्टि के नोट्स के अलावा और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो दृष्टि का ही प्रश्नोत्तर का कंपाइलेशन आता है। दृष्टि ने एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रश्न और उत्तर फॉर्मेट में बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया हुआ है। तो मैंने वो प्रश्नोत्तर का जो कंपाइलेशन है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको भी बहुत अच्छे से रिवाइज किया और उसने भी बहुत हेल्प की मेरी। इसके अलावा मैंने पुराने पेपर्स का एक सॉल्व कंपाइलेशन खरीदा। जितने भी 20 साल के पुराने पेपर थे हिंदी साहित्य के, उनको एक बार ध्यान से पढ़ा और उनको रिवाइज किया। और इसके अलावा दृष्टि के जो 2-3 साल के पुराने टेस्ट सीरीज के पेपर्स हैं, उनको अच्छे से देखा। मेरी तैयारी में बस यही सोर्स मैंने ध्यान रखे, इसके अलावा मैंने और अन्य कोई किताब नहीं पढ़ी। नोट्स की बात है जहाँ तक, तो मेरा मानना है, मैं पर्सनल नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उन्हीं में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम उसी के साइड में लिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। परंतु अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। अगर किसी को पर्सनल नोट्स बनाने से उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी आती है तो अपने पर्सनल नोट्स बनाकर भी तैयारी कर सकता है। और हालांकि कहा जाता है ऐसा, बहुत सारे शिक्षक भी कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो अंत में रिवीजन में काम आते हैं, परंतु मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, इसलिए इस विषय में सलाह है
अगर जिसने नोट्स बनाए हैं तो वो दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं पेपर की बात करता हूँ। जहाँ तक पेपर 1 है तो पेपर 1 में जैसा मैंने बताया भाषा खंड और साहित्य इतिहास खंड है। पेपर 1 बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर सवाल उसमें नहीं आते हैं। जो सवाल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और हमें उनके उत्तर देने होते हैं। तो पेपर 1 में अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो पेपर 1 बहुत ही मार्किंग पेपर है। पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे पेपर 1 में पेपर 2 से ज़्यादा अच्छे नंबर थे, हालांकि इस बार पेपर 2 में मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे हैं। तो पेपर 1 में 8 सवाल आते हैं, 8 में से हमें 5 करने होते हैं। 5 में से पहला और 5वां सवाल कंपलसरी होता है, बाकी एक खंड से 2 और एक खंड से कोई एक सवाल करना होता है। तो मेरी सलाह यही है कि भाषा खंड से 2 सवाल पकड़ें, क्योंकि भाषा खंड वस्तुनिष्ठ खंड है उसमें व्याकरण का पोर्शन भी आता है, तो उसमें नंबर कटने की गुंजाइश काफ़ी कम है। इसी प्रकार जो दूसरा खंड है उसमें हिंदी साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं, जिसमें रेखा, चित्र, संस्मरण आदि हैं, यात्रा वृत्तांत आदि, इन सब से एक सवाल जरूर आता है और ये पूरा मिलाकर मुश्किल से 8-10 पन्ने का है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो दूसरा खंड है पेपर 1 का, उसको भी आप बहुत अच्छे से निपटा पाएंगे। तो आपका जो पेपर 1 है वो पूरी, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप कोई सिलेबस का कोई हिस्सा छोड़ें, क्योंकि 10 सवाल जो 10-10 नंबर के होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, परंतु अगर आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे अपनी तैयारी को कि मुझे भाषा खंड पर ज़्यादा फोकस करना है और सेक्शन 2 में मुझे जो हिंदी साहित्य की अन्य विधाएं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आपकी तैयारी फोकस्ड रहेगी और फोकस्ड रहने के साथ साथ आप अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। विद्यार्थियों को मुख्य दिक्कत आती है पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। व्याख्या के पोर्शन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जिनमें कई बार मुझे प्रश्न पूछा गया है कि व्याख्या का पोर्शन कैसे अटेम्प्ट करें, उसको कैसे तैयार करें। साथ में आलोचनात्मक प्रश्न पिछले 2-3 साल से ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी जटिल आयाम लिए हुए आलोचनात्मक प्रश्न आ रहे हैं। तो उस विषय में जो मैंने किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक व्याख्या की सवाल है तो कुछ जो टेक्स्ट हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, भारत भारती हो गया, तो इनको तो पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि जो लिखा है कभी वही कहना चाहता है। गद्य खंड में महाभोज जैसी रचनाएं हैं जो बहुत छोटी रचनाएं हैं, तो इन्हें हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये रचनाएं छोटी रचनाएं हैं और इनमें आई व्याख्या हम आसानी से पहचान कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दिक्कत आती है गद्य खंड में स्कंदगुप्त जैसी रचनाओं में और पद्य खंड में कामायनी और अन्य जटिल रचनाओं में। तो मेरा मानना यही है कि कुमार सर्वेश सर की जो एक किताब आती है व्याख्या खंड की, उसको आप खरीद लें, और दृष्टि ने भी एक कंपाइलेशन निकाला है व्याख्या खंड का, उसको आप खरीद लें और उन दोनों को आप जो है विस्तार से पढ़ लें। जैसे बिहारी है तो बिहारी को आपको पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिहारी के हर दोहे का अलग अलग मायने होता है। कबीर को भी आप बिना पढ़े उनकी व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे जो जटिल कवि हैं, बिहारी हैं, कबीर हैं, इनको आप पूरा पढ़ लें। स्कंदगुप्त जैसे टेक्स्ट हैं जो पढ़ने में जिनमें इंटरेस्ट नहीं आता है, जिनकी भाषा कठिन है, उनमें जो दृष्टि के नोट्स के पीछे जो कुछ कुछ मेन पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको पढ़ लें, या व्याख्या के कंपाइलेशन में जो मेन पैराग्राफ दिए हुए हैं उनको पढ़ लें। कहानी को अच्छे से समझ लें, जिससे कि व्याख्या आए तो आपके जो है आपको उस व्याख्या को आंसर करने में आसानी हो जाए। गोदान जैसे जो टेक्स्ट हैं, गोदान जैसे टेक्स्ट में कुछ पन्ने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं ये एडमिट करना चाहूँगा कि मैंने आज तक गोदान पूरा नहीं पढ़ा है। कुछ महत्वपूर्ण पन्ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एम्बिगुअस हैं, जिनमें व्याख्या वहीं से पूछी जाती है जहाँ पहचानने में कठिनाई होती है। तो उन पन्नों को जरूर पढ़ लें। वो पन्ने आप किसी भी शिक्षक से पूछेंगे या आप खुद भी देखेंगे तो आपको पहचान में आ जाएंगे, और किसी भी नोट्स में पीछे दिए हुए होते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस में। तो इम्पॉर्टेंट व्याख्याएं सारी तैयार कर लें। कुछ जो मैंने जटिल कवि और जटिल लेखक बनाए उनको पूरा पढ़ लें। हालांकि कोशिश यह रहनी चाहिए कि हर ओरिजिनल टेक्स्ट को पूरा पढ़ा जाए, परंतु अगर समय की कमी है तो आप सिलेक्टेड जो इंटेलिजेंट शॉर्टकट है उसको अपना सकते हैं। व्याख्या खंड छोड़े नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, और आजकल एकदम घुस घुस के बहुत ही कठिन व्याख्याएं पूछी जा रही हैं। व्याख्या खंड को अटेम्प्ट कैसे करना है एक बार जब आपने पहचान लिया, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा भाषा में सक्षम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी भाषा बहुत अव्वल दर्जे की नहीं है, तो आप सिंपल तरीका अपनाएं। संदर्भ प्रसंग को एक साथ लिखें, उसके बाद व्याख्या करें, और उसके बाद जो नीचे विशेष लिखना होता है विशेष लिखें। विशेष में आप लाइनों की भाषा के बारे में बात कर सकते हैं, अलंकार के बारे में बात कर सकते हैं, रस के बारे में बात कर सकते हैं,
और अगर जो मैंने एक चीज़ किया थी, समसामयिकता के बारे में बात कर सकते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर उन लाइंस का कुछ इम्पोर्टेंस है तो आप उसको भी महत्व दे सकते हैं। साथ में आप अगर उसी तरह की कोई बात किसी अन्य कवि या लेखक ने कही है तो उससे तुलना कर सकते हैं। तुलना के साथ साथ अगर उन लाइनों के विषय में या उस कवि के विषय में किसी महान आलोचक ने कुछ बहुत अच्छी बात कही है या बुरी बात कही है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई अन्य सोर्स तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप जब दृष्टि के नोट्स पढ़ेंगे तो उन्हीं में बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। बस आपका रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और तब आप रिलेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि आलोचनात्मक प्रश्नों में कितने आयाम देखने चाहिए और कैसे जो है उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जैसे इस बार एक सवाल आया था कि महाभोज समसामयिक अवस्था का निदान मात्र है, विधेयात्मक समाधान है, यानी कि जो समस्या उस समय की है सिर्फ उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या फ्यूचर के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो अब इस प्रश्न को हम कैसे देखेंगे? हमें पहले लिखना चाहिए, महाभोज का थोड़ा हमें पृष्ठभूमि देनी चाहिए कि एक राजनीतिक उपन्यास है और किस समस्या पर आधारित है, भ्रष्टाचार और अन्य राजनीतिक विरूपताओं पर आधारित है। तो आप उसका थोड़ा बैकग्राउंड दें 3 लाइन में। उसके बाद आप बताएं कि ये समसामयिक समस्या का निदान कैसे देता है। उसके लिए आप महाभोज से उदाहरण कुछ देकर और बताएं। उसके बाद आप बताएं कि क्या ये विधेयात्मक समाधान देता है, यानी कि भविष्य की हर समस्या के लिए जो समस्या उसमें ली गई है उसमें भविष्य के लिए समाधान देता है। अगर आपके पास ठोस उदाहरण हैं तो दें। हालांकि महाभोज में ऐसा मेंशन है, मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं कि वो भविष्य की सारी जो राजनीतिक समस्याएं उनके लिए समाधान की एक झलक प्रस्तुत करता है। और बाद में आप एक कंक्लूजन दे दें कि समसामयिक समस्याओं का भी निदान देता है, परंतु साथ में उसमें एक झलक विधेयात्मक समाधान की भी है। इसी प्रकार एक सवाल था कि दिव्या में जो भारत का स्वर्ण काल है वो अभिमंडित हुआ है या विरूपित हुआ है, यानी कि उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है, बुराई की गई है। तो आपको दोनों पक्ष कवर करने चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो पॉइंट हैं कि जिनसे इतिहास अभिमंडित हुआ है, तो मथुरा की सांस्कृतिक गरिमा और ये सब चीज़ें बताइए। उसके बाद विरूपित कैसे हुआ है, मुख्यतः विरूपित ही हुआ है क्योंकि उस उपन्यास में, और जो बुराइयां थी उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो आप वो बताएं। और उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपना कंक्लूजन देते हुए निकल जाएं। तो अप्रोच यही है कि पहले जिस रचना या जिस कवि के बारे में सवाल है उसका थोड़ा बैकग्राउंड दें। उसके बाद सवाल के सारे अंश जितने भी पार्ट हैं सबके बारे में सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दें और उदाहरण दें, और उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ निकल जाएं। अगर ये अप्रोच रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। दूसरा ये है कि उदाहरण पूरी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स को कितने बार बार पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप जितने ज़्यादा उदाहरण डालेंगे नंबर उतने अच्छे आने वाले हैं। इसलिए उदाहरण डालने में ना शर्माएं। और अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप 2 पेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो उदाहरण निश्चित तौर पर काले पेन से लिखें। अगर आप पूरा पेपर नीले पेन से लिख रहे हैं तो उदाहरण काले पेन से लिखें, जिससे कि परीक्षक को यह आभास हो जाता है कि आप उदाहरण को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मैंने व्याख्या के बारे में बात की और आलोचनात्मक प्रश्नों के बारे में बात कर ली। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात होती है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में सबका अपना अपना मानना है। मेरा मानना है कि जितनी आपको ज़रूरत है उतनी करनी चाहिए। अगर आप हिंदी में अशुद्धियाँ करते हैं तो जब तक आपकी अशुद्धियाँ रेक्टिफाई नहीं हो जाती हैं आपको तब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग वाले निश्चित तौर पर 1-2 आंसर्स की प्रैक्टिस जरूर कराते हैं रोज़, तो उसे ईमानदारी से करते रहें। लिखना ज़रूरी नहीं है, हर आंसर को लिख कर देखना ज़रूरी नहीं है, परंतु जब भी कोई नया प्रश्न आपके सामने आता है तो आप 10 मिनट उस प्रश्न पर चिंतन जरूर करें कि इस प्रश्न में मैं क्या क्या कवर करूंगा, कौन कौन से उदाहरण डालूंगा। एक मानसिक उत्तर तैयार करने की कोशिश करें। आवश्यक नहीं है कि आप हर उत्तर को लिख कर देखें क्योंकि वो बहुत बड़ा टीडियस टास्क हो सकता है। इसी प्रकार पुराने साल के जो सवाल हैं उन सबको एक बार मेंटली जरूर अटेम्प्ट करके देखें। अगर आप फिजिकली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेंटली अटेम्प्ट जरूर करके देखें। नोट्स के बारे में सवाल पूछा जाता है तो नोट्स के बारे में बताएं कि मैं नोट्स बनाने में मेरा यकीन नहीं है। हालांकि जिनका यकीन है और जिनकी एफिशिएंसी उससे बढ़ती है तो वो ज़रूर बना सकते हैं। नोट्स बनाने का कोई वन फार्मूला नहीं है, सबके अपने अपने फार्मूले होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अंत में जब हिंदी साहित्य की सारी बात हो गई है और जैसा कि मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपने ऐसा अलग क्या किया था, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कुछ भी अलग नहीं किया था। किसी भी टॉपर की सफलता को महिमा मंडित ना करें और उससे अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी करते रहें,
थोड़ी मेहनत आप जो कर सकते हैं आप अपनी पूरी मेहनत करें, बाकी थोड़ा बहुत रोल किस्मत का भी होता है। तो कई बारी किस्मत आपको वहाँ पहुँचा देती है आपकी मेहनत के साथ साथ, जहाँ आपने भी इमेजिन नहीं किया होता है। तो बस मेहनत करते रहिए, जो आपके हाथ में है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दें। किसी भी टॉपर से बहुत ज़्यादा चमत्कृत और अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। टॉपर भी आपकी तरह ही आम इंसान होते हैं, उसी तरह की मेहनत करके गए हैं और उसी तरह का मेहनत की ज़रूरत आपको भी है। तो अगर आपका समय सही होगा उस पेपर में तो निश्चित तौर पर आप भी बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा मेरे 344 अंक के और इस साल के परिणाम के बारे में, कि इस साल हिंदी साहित्य का परिणाम अपेक्षा से अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं लोगों के, और इसी श्रृंखला में मेरे भी नंबर अच्छे आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था। हालांकि आप अगर मेरे आंसर्स को देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह के आंसर्स लिखता था और अन्य टॉपर्स के भी आंसर्स को देखना चाहते हैं, तो दृष्टि IAS ने अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए हुए हैं आंसर्स, आप उनको देख सकते हैं। तो आप खुद ही पा जाएंगे कि मेरे आंसर्स कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे। बस मेरी आंसर्स में जो पूछा गया है वो मैंने बताने की कोशिश की और भाषा थोड़ी ठीक ठाक रखने की कोशिश की। तो मेरा यही मानना है कि सवाल का सबसे अच्छा उत्तर वो होता है जो सवाल का उत्तर होता है। तो सवाल समझने की कोशिश करें और जो सवाल में पूछा गया है उसे बताने की कोशिश करें। तो निश्चित तौर पर आप सभी सफल होंगे, आप सभी सफल हो सकते हैं। अपनी तैयारी की दिशा सही रखें, अपने सोर्सेस सीमित रखें और उन सोर्सेस को बार बार रिवाइज करें। धन्यवाद।